हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण। जी हाँ, द्वितीय वर्ष के विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण का इकाई 2, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान की पठचर्या और महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना आपका समय गवाए मैं बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस इकाई 2 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सभी आ जाएंगे, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब आ जाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे परीक्षा में। जी हाँ, तो इस पूरे इकाई को देखिएगा। चलिए बढ़ते बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस इकाई 2, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान की पठचर्या और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में सबसे पहले बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, तो यहां पर सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने मौजूद है वो है समाज से क्या अभिप्राय है, मतलब समाज का मतलब क्या होता है। ठीक है, और मानव के लिए समाज की आवश्यकता एवं महत्व को बतलाइए कि मानव के लिए समाज क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है वो बतलाइए। तो यहां पर क्वेश्चन में दो भाग हो गए, तो पहले एक भाग की बात करेंगे फिर दूसरे भाग की। जब भी आपको परीक्षा में उत्तर ऐसा प्रश्न आए लिखने को, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले भाग का लिख दीजिए एक पैराग्राफ में, दूसरे भाग का लिखिए दूसरे पैराग्राफ में। कभी भी ऐसा ही करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं समाज के अर्थ की। तो समाज के अर्थ की बात करें तो मनुष्य के समस्त हितों की पूर्ति हेतु समाज की आवश्यकता होती है। अब क्यों जरूरी है भाई, तो ये पहला पॉइंट यहां पर यहीं से मिल गया, समाज क्यों जरूरी है। तो समाज एक्चुअल में, असली में समाज होता क्या है, समाज वह क्या है भाई, तो वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या तो पशु, ऐसा भी कई लोगों ने कहा है। ये अरस्तु ने कहा है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है। तो हम बात कर लेते हैं समाज की, समाज होता क्या है, समाज से अभिप्राय क्या है। समाज का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पर रहते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ हमारे ही जैसे और लोगों को रहना, एक सामाजिक संस्कृति को पालना, ये बांधना, ये सब बातें। ठीक है, देखिए यहाँ पर मनुष्य के समस्त हितों की पूर्ति हेतु समाज की आवश्यकता होती है। हमारी सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए समाज चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहने वाला व्यक्ति है। समाज के अभाव में मनुष्य का स्वयं अपने पर कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो इंसान का कोई अस्तित्व, कोई काम ही नहीं है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त सामाजिक क्रियाकलापों में बना रहता है। जन्म के वक्त भी कई सारे सामाजिक कार्य होते हैं, मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार होता है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो अतः मनुष्य की शिक्षा भी सामाजिक हितों को लेकर पूर्ण होती है। तो हम जो शिक्षा भी करते हैं, शिक्षा भी हासिल करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा ही समाज है। और तो और व्यक्ति की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का आधार समाज ही है। यानी किसी व्यक्ति में अगर सभ्यता, संस्कृति, यानी ये चीज जो आ रही हैं, तो ये सब समाज की वजह से ही आ रही हैं, बस ध्यान रखिए। और इसका मुख्य पहलू क्या है कि मनुष्य अकेला नहीं बल्कि अन्य दूसरे मनुष्य के साथ मिलकर आवास करता है। यानी मनुष्य जो रहता है वो अकेले नहीं रहता, जहां भी रहता है कई लोगों के साथ मिलकर, कम से कम अपने परिवार के साथ तो मिलकर रहता है। तो ये हमारे लिए समाज ही है। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है। देख लीजिए कि समाज किसे कहेंगे, समाज अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा यहाँ पर देखिए, समाज अनेक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से शांति तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का समावेश पाया जाता है। समाज ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप है, समूह है, जिसके अंतर्गत, जिसमें सामान्य रूप से शांति, पारस्परिक यानी एक दूसरे के साथ सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन, ये भावना, ये फीलिंग उनके अंदर रहती है। तो ऐसे समूह को समाज की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। ऐसे समूह को ही संज्ञा समाज कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो इस समाज की डेफिनेशन हो गई, और समाज जो है ऐसे ही काम करता है। तो ये समाज का अर्थ हो गया। अब हम बढ़ते हैं समाज की आवश्यकता, है ना। मनुष्य को, मानव के लिए समाज की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो देखते हैं उसकी तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समाज की आवश्यकता और महत्व यहाँ दिया गया है। समाज की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। तो देखिए, समाज की आवश्यकता और महत्व की बात करें तो इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन। जी हाँ, व्यक्ति का जो सर्वांगीण जीवन है वो मिल जाएगा आपको, व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन के लक्ष्य हेतु, ये पहला हमारा है। ठीक, तो व्यक्ति को सर्वांगीण यानी अपने जीवन में जो सारे लक्ष्य होते हैं, बड़ा बनना है, शादी ब्याह करना है, नौकरी चाहिए अच्छी, कुछ हासिल करना है, शिक्षा देनी है, तो ये सारे जो लक्ष्य है ना, समाज में रहकर ही पूरे हो सकते हैं, समाज के बाहर नहीं। दूसरा, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, हमारे जीवन में जरूरत है, हमें पैसे की आवश्यकता है, राशन पानी की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। तो ये सब जो आवश्यकताएं हमारी, ये सब कैसे पूर्ण होगी, हमारे समाज में रहकर ही पूरी हो सकती हैं। तो ये समाज की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यहीं पर आप देखोगे भाई, अगला यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि अगला हमारा प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि
इतिहास को जानने के लिए विभिन्न संकेतों के बारे में चर्चा कीजिए। जी हाँ, इतिहास को जानने के लिए आपको अगर इतिहास जाना है ना, इतिहास को जानना है तो विभिन्न संकेतों के बारे में चर्चा कीजिए। कौन से संकेतों से हम इतिहास को जान सकते हैं? तो इतिहास यानी कि हमारी हिस्ट्री, यानी कि जो हो चुका है उसके बारे में बताना। कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले बात हम किताबों में पढ़ते हैं, है ना, चार्ट बना रहता है उसमें, आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक के सहारे पढ़ते हैं, टेबल चार्ट, टाइम चार्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हम पढ़ते हैं। तो इतिहास को जानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख लिए। स्रोत संदर्भों के अतिरिक्त जिन तथ्यों द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें इतिहास ज्ञान के संकेत कहते हैं। उदाहरण चार्ट, समय रेखा, लेखा चित्र, तालिकाएं, मैप भी आना है ना, नक्शा भी आता है, इनका वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो ये सब इतिहास को जानने के क्या है? संकेत हैं। अब इनके बारे में बता दीजिए कि चार्ट के हिसाब से कैसे जानेंगे, समय रेखा के हिसाब से कैसे जानेंगे, डिटेल में आप लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम अगले प्रश्न की ओर चले। हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आप देखिए। तो हमारा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा, ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा, आप जानते होंगे मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ये दो जो ऐसे हैं सबसे पुरानी सभ्यता है दुनिया की। सबसे पहले यहीं पर रहना, समाज की तरह रहना पहली बार मनुष्य ने यहीं शुरू किया था, ऐसा मानते हैं। दुनिया का सबसे पुराना जो समाज है वो है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो हड़प्पा लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा के जो लोग थे वो आर्थिक काम कौन से करते थे, यानी कौन सा काम धंधा करते जिससे उन्हें पैसा मिलता था, उनका जीवन चलता था। तो इसमें सबसे पहला यहाँ भाई कृषि, पहला क्या काम था उनका? कृषि, खेती बाड़ी करते थे। तो हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, जौ, मटर तथा चावल की खेती करते थे। अगर आपने ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदाड़ो देखी होगी ना तो आप पूरा समझ जाओगे। तो आपको अगर कभी मौका मिले तो मूवी जो है, पिक्चर जो जरूर देखिए ऋतिक रोशन की, उसमें आपको पता चलेगा कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। यहाँ खेती में प्रयुक्त होने वाले जो औजार थे खेती में, भाई लकड़ी से बनते थे। ये तो सब जानते हैं कि कृषि सबसे बड़ा काम था पहले के ज़माने में। हड़प्पा के लोग भी कृषि करते थे। दूसरा है शिल्प। शिल्प यानी भाई कुछ चीज़ें बनाते थे, यानी कि मूर्तियाँ हो गई, नाव हो गए, ऐसे कुछ मिट्टी लकड़ी के बर्तन। तो हड़प्पा के लोग जो अच्छे दस्तकार थे, दस्तकार यानी कलाकार, वे मिट्टी लकड़ी तथा कांसे से औजार, मूर्तियाँ तथा विभिन्न आकृतियाँ बनाते थे। ये उनका दूसरा काम था। उनका तीसरा काम था व्यापार करना। भाई तीसरा काम था उनका व्यापार करना। तो तीसरा काम व्यापार था हड़प्पा के लोगों का। तो कैसा व्यापार करते थे? ये नगर संस्कृति तथा निर्माण उत्पादन में उच्च कोटि की निपुणता से पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों का व्यापार उन्नत था। शहर के मध्य समृद्ध आंतरिक व्यापार होता था तथा अधिकतर व्यापार सिंधु नदी के जलमार्ग से होता था। यानी कि ये व्यापार, बिजनेस, ये जो करते थे ये लोग सब यही काम करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन मेन काम है यहाँ पे। पहला काम है कृषि, दूसरा शिल्प और तीसरा व्यापार। ये तीन तरह के मेन काम करते थे कौन लोग? हड़प्पा के लोग। आर्थिक, है ना, आर्थिक काम यही होते थे उनके। अब बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि भारत में, अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और इसके विस्तार के बारे में बताइए। भारत में मुगल साम्राज्य कैसे आया? या फिर बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत में बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बाबर अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरे इतिहास में सिर्फ मुगलों का पढ़ाया है। मुगल आए, मुगल तो लुटेरे थे और उनके बारे में हम बताया गया। तो इन लुटेरों के बारे में पढ़ाने से अच्छा हमें शिवाजी के बारे में पढ़ाना चाहिए, बट नहीं है सिलेबस में। अब जो है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप भारत में मुगल लोग कैसे आए, कैसे उनका राज्य चला, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण दिल्ली की सल्तनत धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। सभी राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं था कि अन्य राज्यों को एकता के रूप में बांध सके। यानी उस समय ऐसा था भाई कंडीशन कि भारत में मुगल साम्राज्य जो है पूरा पतन की ओर था। कोई इसकी सुध नहीं ले रहा था, कोई इसमें मदद नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से भारत में मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य की स्थापना आप कोई वीडियो देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री का पूरा लिख पाएंगे अपने मन से, कोई ज़्यादा जरूरत में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाई प्रश्न। उसके बाद देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वही मुगल के बारे में पूछा गया है तो वो तो हम नहीं देखेंगे। अभी कुछ बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो ये प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर। राष्ट्रपति की शक्तियाँ बतलाइए। जो राष्ट्रपति होता है, देश के जो प्रेसिडेंट है, अभी हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट बनी है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इन राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है? जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है उसकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन भी वही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखते हैं। चलिए, पहला, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट। नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीते तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यह लेटर, यह नियुक्ति पत्र कौन दिया? राष्ट्रपति दिया। याद रखिएगा, किसी का भी नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति ही देता है, भले ही करे कोई भी, लेकिन उस पर साइन, हस्ताक्षर जो होते हैं राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी प्रधानमंत्री मंत्री चुनेगा, लेकिन उन मंत्रियों की नियुक्ति पत्र कौन देगा? राष्ट्रपति ही देगा। ये ध्यान रखना है आपको।
राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश, है ना, इन सब की नियुक्ति जो है, जजों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट जो होता है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जब संसद की बैठकें हो रही हों तो किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन्हें कानून की सामान्य मात्रा प्राप्त है, सामान्य मान्यता, है ना। यानी कि अगर कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, इमरजेंसी है बहुत ही, है ना, आपातकाल में बहुत जरूरी नियम बनाना है, तो हमें जो बैठक होगी संसद में, नेताओं को जो बुलाया जाएगा, ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, हमारा राष्ट्रपति ही काम करेगा। अगला, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और देश का मुखिया भी होता है, अतः उन्हें क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त होता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मुजरिम को उसका सजा माफ कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, उसे राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकते हैं, सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाएगा, उसकी सजा कम कर दी जाएगी। फांसी है तो उम्र कैद हो जाएगा, उम्र कैद है तो 20 साल या 10 साल कर देंगे, कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल, भाई राष्ट्रपति एक बार चुन लेने के बाद 5 साल तक रहते हैं। कितने साल तक भाई कार्यकाल में? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति गलत काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो 5 साल से पहले उसको हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए हमें एक महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट यानी प्रोसेस करनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। हटाने के लिए पार्लियामेंट में, संसद भवन में वोटिंग करनी होगी, 2/3 बहुमत आएगा तो ही हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और इसके बाद चलिए देख लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाकी के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देख रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।